कहानी की शुरुआत एक हाई स्कूल से होती है जहां सभी छात्र परीक्षा दे रहे होते हैं। साया नाम की एक लड़की एक सवाल में अटक जाती है क्योंकि उसे उसका जवाब नहीं आता। तभी वह अपनी कलाई में दर्द होने का नाटक करती है और उस पर बैंधी पट्टी दिखाने लगती है, लेकिन असल में उसने उसी पट्टी पर सारे जवाब लिख रखे होते हैं। यंग नाम का एक छात्र उसे नकल करते हुए देख लेता है, लेकिन वह किसी से इसकी शिकायत नहीं करता। वह स्वभाव से बहुत सीधा और शांत लड़का होता है, इसलिए किसी मुसीबत में पड़ना नहीं चाहता और चुपचाप वहां से निकल जाता है। परीक्षा खत्म होने के कुछ ही देर बाद साया को बाहर से चीखने की आवाज सुनाई देती है। वह दौड़कर वहां पहुंचती है और देखती है कि चोई नाम का एक छात्र यंग को बुरी तरह पीट रहा है। तभी पता चलता है कि चोई स्कूल का सबसे बड़ा दबंग है। उसका परिवार बहुत रसूखदार है, इसलिए स्कूल में कोई भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता। यंग अपनी पूरी कोशिश करता है कि खुद को बचा सके और आसपास खड़े लोगों से मदद भी मांगता है, लेकिन डर की वजह से कोई भी आगे नहीं आता। चोई यंग का गला दबाने ही वाला होता है कि तभी शिक्षक वहां पहुंच जाते हैं और उसे रोक लेते हैं। ये सब देखकर साया का मन बेचैन हो जाता है। कुछ देर बाद एक शिक्षक यंग को पूछताछ के लिए कार्यालय में ले जाते हैं। वहां स्कूल का वकील भी मौजूद होता है, लेकिन यंग की मदद करने के बजाय वही उस पर दोष मढ़ने लगता है। वह कहता है कि अगर यंग चाहे तो उसे किसी दूसरे स्कूल में भेज दिया जाएगा और उसकी फीस भी स्कूल भर देगा। बस यह मामला यहीं खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन यंग साफ मना कर देता है। वह कहता है कि गलती उसकी नहीं है क्योंकि असली पीड़ित वही है। इतना कहकर वह गुस्से और दुख में वहां से चला जाता है। धीरे धीरे इस लड़ाई की खबर पूरे स्कूल में फैल जाती है। सभी छात्र आपस में यही बात करने लगते हैं कि चोई के ताकतवर परिवार की वजह से सजा शायद यंग को ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ तक कि प्रधानाचार्य भी चोई से डरते हैं। कक्षा में शिक्षक पूछते हैं कि क्या किसी ने ये लड़ाई देखी थी, लेकिन डर के कारण कोई भी कुछ नहीं बोलता। कक्षा खत्म होने के बाद शिक्षक कक्षा अध्यक्ष होने के कारण साया से अलग से पूछते हैं कि आखिर गलती किसकी थी। साया कुछ पल चुप रहती है और फिर झूठ बोल देती है कि उसने कुछ नहीं देखा। बाद में जब उसकी मुलाकात यंग से होती है तो उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। यंग ने उसकी नकल की शिकायत नहीं की थी, लेकिन वो उसके लिए सच भी नहीं बोल सकी। यंग उदास होकर कहता है कि उसे लगा था साया बाकी लोगों से अलग है, लेकिन उसने भी उसे निराश कर दिया। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। साया भारी मन से वापस कक्षा में पहुंचती है। तभी उसे पता चलता है कि यंग ने स्कूल छोड़ने का फैसला कर लिया है। यह सुनकर सभी छात्र हैरान रह जाते हैं। एक हफ्ते बाद नए साल की पूर्व संध्या पर जॉन नाम का एक छात्र सबसे पहले स्कूल पहुंचता है। बर्फ में उसे कुछ पड़ा हुआ दिखाई देता है। जब वह पास जाकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वह यंग होता है जो बिल्कुल निश्चल पड़ा रहता है। तभी एक और छात्र वहां पहुंचता है और पुष्टि करता है कि यंग अब इस दुनिया में नहीं रहा। कुछ ही देर में एम्बुलेंस और पुलिस स्कूल पहुंच जाती है। जांच में पता चलता है कि यंग स्कूल की छत से नीचे गिरा था। प्रधानाचार्य गुस्से में सुरक्षा गार्ड को दोषी ठहराते हैं और उसे नौकरी से निकालने का फैसला कर लेते हैं। वहीं स्कूल प्रबंधन यह तय करता है कि यंग के परिवार को मुआवजा दे दिया जाए ताकि मामला आगे न बढ़े। जांच अधिकारी जॉन और साया से पूछती है कि क्या यंग की किसी से दुश्मनी थी। दोनों घबरा जाते हैं और चोई का नाम नहीं लेते। इससे मामला और भी संदिग्ध लगने लगता है। साया घर लौटकर सामान्य व्यवहार करती है, लेकिन जैसे ही अपने कमरे में पहुंचती है उसे बार बार यंग की बातें याद आने लगती हैं और वह उदास हो जाती है। इंटरनेट पर छात्रों की टिप्पणियां पढ़ते हुए उसे पता चलता है कि कुछ लोग शक जता रहे हैं कि शायद चोई ने ही यंग को धक्का दिया था। अगले दिन जांच अधिकारी को एक गुमनाम फोन आता है। फोन करने वाला उसे छात्रों की वही टिप्पणियां देखने के लिए कहता है। जब वह उन्हें पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि यंग की मौत से पहले उसकी चोई के साथ लड़ाई हुई थी। इसके बाद वह फिर से मामले की जांच शुरू कर देती है। इसी बीच पता चलता है कि तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने के कारण चोई पुलिस थाने में मौजूद है। जांच अधिकारी उससे पूछताछ करती है, लेकिन चोई घमंड से पेश आता है और किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर देता है। कुछ ही देर बाद उसका पिता वहां पहुंचता है। वह जांच अधिकारी को धमकाता है और चोई को अपने साथ लेकर चला जाता है। बाद में एक वकील भी जांच अधिकारी को चेतावनी देता है कि बिना अनुमति चोई से पूछताछ न की जाए। आखिरकार मामला बंद कर दिया जाता है और यंग की मौत को आत्महत्या घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद चोई ऐसे स्कूल लौट आता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसे देखकर सभी छात्र एक बार फिर उससे डरने लगते हैं। स्कूल में यंग की याद में एक श्रद्धांजलि सभा रखी जाती है। वहां मौजूद हर छात्र भावुक हो जाता है, लेकिन जॉन ये सब सहन नहीं कर पाता और बीच में ही वहां से चला जाता है। साया को उसकी चिंता होने लगती है। वह उसे फोन करती है, लेकिन कोई
कोई जवाब नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद जॉन का एक विदाई संदेश आता है। उसे पढ़ते ही साया घबरा जाती है और तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ती है। आखिरकार वह जॉन को ढूंढ लेती है। वह अकेला बैठा रो रहा होता है। साया उसे दिलासा देती है और उसके साथ तब तक रहती है जब तक वह थोड़ा संभल नहीं जाता। अगले दिन साया के घर की घंटी बजती है। जब वह दरवाजा खोलती है तो बाहर कोई नहीं होता। वहाँ सिर्फ एक चिट्ठी पड़ी होती है। उसे पढ़ने पर पता चलता है कि एक छात्र ने नए साल की रात यंग को स्कूल की छत पर देखा था। उसने ये भी देखा था कि चोई और उसके दोस्त यंग के साथ मारपीट कर रहे थे, यानी यंग की मौत के पीछे चोई का हाथ हो सकता है। ये जानने के बाद साया सीधे जांच अधिकारी के पास जाती है और उसे पूरी सच्चाई बता देती है। इसके बाद जांच अधिकारी चुपचाप स्कूल के छात्रों से पूछताछ शुरू कर देती है। इसी दौरान कहानी में बड़ा मोड़ आता है। पता चलता है कि ज्यूरी नाम की एक छात्रा उस रात की प्रत्यक्ष गवाह थी, लेकिन डर की वजह से अब तक चुप रही। उधर एक पत्रकार भी इस मामले में दिलचस्पी लेने लगता है, क्योंकि वह सच्चाई सबके सामने लाना चाहता है। कुछ समय बाद एक वीडियो वायरल हो जाता है। उस वीडियो में ज्यूरी अपनी पहचान छिपाकर बताती है कि यंग की मौत का जिम्मेदार चोई ही है। वीडियो सामने आते ही पूरे स्कूल में हंगामा मच जाता है। चोई गुस्से से बौखला उठता है, जबकि छात्र उसे अपराधी कहकर बुलाने लगते हैं। ये सब देखकर साया फैसला करती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वह सच्चाई सबके सामने लाकर रहेगी। उसी समय जॉन उसे संदेश भेजता है। साया उसे मिलने के लिए बुलाती है। जॉन खुशी खुशी तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद यह एक खास मुलाकात होगी। लेकिन वहां पहुंचते ही वह हैरान रह जाता है। साया अकेली नहीं होती, बल्कि पूरी कक्षा उसके साथ बैठी होती है। जॉन थोड़ा निराश हो जाता है। इसके बाद साया सबके सामने कहती है कि अगर भविष्य में उन सब में से कोई भी किसी मुसीबत में फंसे तो बाकी सभी उसका साथ देंगे। वह चाहती है कि सब उससे यह वादा करें। इसी बीच जांच अधिकारी चोई और उसके दोस्तों से नए साल की रात के बारे में पूछताछ करती है। चोई कोई जवाब नहीं देता और अपने दोस्तों को भी साफ धमकी देता है कि कोई भी मुंह नहीं खोलेगा। जांच अधिकारी उसे समझाती है कि अगर वह सहयोग करेगा तो उसकी बेगुनाही साबित करने में मदद मिलेगी। लेकिन चोई साफ कह देता है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। उसके जाने के बाद जांच अधिकारी को यकीन हो जाता है कि वह जरूर कुछ छिपा रहा है। अगले दिन कक्षा में सभी छात्र चोई की ही बातें कर रहे होते हैं। उनका मानना होता है कि यंग की मौत का सबसे बड़ा संदिग्ध वही है। तभी शिक्षक उनकी बातें सुन लेते हैं। वह उन छात्रों के नाम लिख लेते हैं और उन्हें सजा देने की बात करते हैं। साया अपने साथियों का पक्ष लेती है, लेकिन उसकी बेबाकी देखकर शिक्षक नाराज हो जाते हैं और उसका हाथ पकड़कर उसे कार्यालय ले जाने की कोशिश करते हैं। तभी दूसरे छात्र ये सब अपने फोन में रिकॉर्ड करने लगते हैं। साया इसी मौके का फायदा उठाकर कहती है कि अब सच्चाई उन्हें खुद ही पता लगानी होगी। यह जानना जरूरी है कि यंग ने खुद छलांग लगाई थी या फिर चोई ने उसे धक्का दिया था। यह सुनकर शिक्षक और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तभी जॉन आगे आता है और साया का बचाव करता है। बाद में वह साया को स्कूल के चिकित्सा कक्ष में ले जाता है। साया उसका धन्यवाद करती है और उससे कहती है कि इस बारे में किसी को कुछ न बताए। लेकिन उसी दिन साया की माँ कार्यालय में वह वीडियो देख लेती हैं और घर लौटते ही उससे नाराज हो जाती हैं। रात में वह साया को जगाकर डांटती हैं और कहती हैं कि उसे यंग के मामले से दूर रहना चाहिए। लेकिन साया मना कर देती है। वह कहती है कि उसने अपनी आंखों से लड़ाई देखी थी, फिर भी डर के कारण चुप रही। यही बात उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रही है, इसलिए अब वह सच्चाई जानकर ही रहेगी। उसके माता पिता उसे समझाते हैं कि यह मामला पुलिस पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन साया उनकी बात नहीं मानती। कुछ देर बाद जॉन उसे संदेश भेजता है और कहता है कि वह इस जांच में उसका साथ देगा। इसके बाद दोनों मिलकर सबूत जुटाने की शुरुआत कर देते हैं। अगले दिन साया प्रधानाचार्य से मिलती है और कहती है कि स्कूल में एक छात्र अदालत आयोजित की जानी चाहिए ताकि यंग की मौत की सच्चाई सामने आ सके। प्रधानाचार्य इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। तब साया कहती है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह शिक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज कराएगी। यह सुनकर प्रधानाचार्य चौंक जाते हैं। फिर वह कहते हैं कि अगर साया बाकी छात्रों का समर्थन जुटा लेती है तो वह इस छात्र अदालत की अनुमति दे देंगे। साया तुरंत कक्षा में जाकर सबको इसके बारे में बताती है, लेकिन कोई भी उसका साथ नहीं देता। सभी की पढ़ाई पूरी होने वाली होती है और कोई भी आखिरी समय में किसी मुसीबत में पड़ना नहीं चाहता। साया को निराशा जरूर होती है, लेकिन वो हार नहीं मानती। उन्हें सिर्फ 3 दिनों के भीतर 500 छात्रों के हस्ताक्षर चाहिए होते हैं, इसलिए सभी लोग मिलकर इस अभियान में जुट जाते हैं। कोई छात्रों को आकर्षित करने के लिए कॉन्सर्ट के टिकट देने की बात करता है, कोई नाश्ता और जूस लेकर आता है।
जबकि साया खुद एक तख्ती लेकर खड़ी हो जाती है और सभी छात्रों को उनका साथ देने के लिए प्रेरित करने लगती है। लेकिन कई छात्र साया का मजाक उड़ाने लगते हैं और उसके हस्ताक्षर वाले कागज जमीन पर फेंक देते हैं। ये देखकर साया का दिल टूट जाता है। उसे लगने लगता है कि शायद वह इस कोशिश में सफल नहीं हो पाएगी। उसी रात जॉन एक गेमिंग आर्केड में जाता है जहां कुछ छात्र उसे खेल में चुनौती देते हैं। जॉन एक एक करके सभी खेल जीत जाता है और सभी को प्रभावित कर देता है। उसकी इसी जीत से खुश होकर वे छात्र भी याचिका पर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं। इसके बाद जॉन साया के पास पहुंचता है। साया रो रही होती है क्योंकि समय सीमा लगभग खत्म होने वाली होती है। तभी उसकी नजर हंग द्वारा आयोजित एक कॉन्सर्ट के विज्ञापन पर पड़ती है। हंग स्कूल का एक लोकप्रिय छात्र होता है। दोनों तुरंत उस कॉन्सर्ट में पहुंचते हैं और वहीं उन्हें बाकी बचे हुए हस्ताक्षर भी मिल जाते हैं। वे हंग का धन्यवाद करते हैं, लेकिन हंग शांत स्वर में सिर्फ इतना कहता है कि सच्चाई का सामने आना ही सबसे जरूरी है। अगले दिन वे सभी प्रधानाचार्य के पास पहुंचते हैं। सिर्फ 3 दिनों में इतने सारे हस्ताक्षर देखकर प्रधानाचार्य हैरान रह जाते हैं। अब उनके पास छात्र अदालत की अनुमति देने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता। साया और उसके दोस्त खुद ही सभा कक्ष की सफाई करते हैं और मुकदमे की तैयारी शुरू कर देते हैं। सभी मिलकर अपनी अपनी जिम्मेदारियां बांट लेते हैं। वोंग चुई वादा करता है कि वह किसी भी तरह चोई को अदालत तक लेकर आएगा। वहीं साया तय करती है कि वह ज्यूरी को गवाही देने के लिए मनाने की पूरी कोशिश करेगी। न्यायाधीश के रूप में वे स्कूल के सबसे होनहार छात्र को चुनते हैं। साया ज्यूरी से मिलने जाती है, लेकिन ज्यूरी गवाही देने से साफ इनकार कर देती है। वह डरते हुए कहती है कि उसने कुछ भी नहीं देखा। यह सुनकर साया की एक दोस्त गुस्सा हो जाती है, लेकिन साया उसे शांत कर देती है। ज्यूरी अकेले में फूट फूट कर रोती है क्योंकि वह चोई से बेहद डरी हुई होती है। कुछ समय बाद साया को पता चलता है कि ज्यूरी की मां ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें वह सारे आरोपों से इनकार करती हैं। इससे साफ हो जाता है कि ज्यूरी अदालत में गवाही नहीं देगी। उसी समय एक पत्रकार उनके पास आता है और कहता है कि वह इस मामले में उनकी मदद करेगा। वह उन्हें एक शिक्षक का वीडियो दिखाता है जिसे अपने किए पर पछतावा है और जो छात्र अदालत में गवाही देने के लिए तैयार हो चुका है। ये देखकर सभी के अंदर फिर से थोड़ी उम्मीद और हिम्मत जाग जाती है। बाद में सभी लोग साथ में रात का खाना खाने जाते हैं, लेकिन हंग उनके साथ नहीं जाता। वह सीधे उस क्लब में पहुंचता है जहां चोई और उसके दोस्त मौजूद होते हैं। हंग चोई से कहता है कि उसे छात्र अदालत में आना चाहिए। वह यह भी कहता है कि वह उसका वकील बनेगा और उसका पक्ष रखेगा। चोई उसकी बात का मजाक उड़ाता है और आने से मना कर देता है, लेकिन जब हंग कहता है कि उसे लगता है शायद चोई निर्दोष हो सकता है और अगर ऐसा है तो उसे अदालत में आकर खुद यह साबित करना चाहिए, तब चोई कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। फिर भी वह गुस्से में हंग को थप्पड़ मार देता है, उसे धमकी देता है और वहां से चला जाता है। जब चोई अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि उसका पिता बेहद गुस्से में है। घर की दीवारों पर किसी ने लिख दिया होता है कि उसका बेटा एक हत्यारा है। यह देखकर चोई परेशान हो जाता है। वह घर छोड़कर फिर से उसी क्लब की तरफ चला जाता है। इस दौरान उसकी माँ उसे लगातार फोन करती रहती है, लेकिन वह एक भी कॉल नहीं उठाता। उधर एक रहस्यमय व्यक्ति चोई के घर में घुसता है और वहां आग लगा देता है। कुछ ही समय में पूरा घर आग की लपटों से घिर जाता है। जब चोई को इस हादसे की खबर मिलती है तो वह तुरंत घर की ओर भागता है। वहां पहुंचकर वह देखता है कि दमकल की गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। बाहर उसकी दादी उसे बताती हैं कि उसकी माँ अभी भी घर के अंदर फांसी हुई हैं। ये सुनते ही चोई पूरी तरह टूट जाता है। वह अपनी माँ को बचाने के लिए आग के बीच अंदर भागने की कोशिश करता है, क्योंकि उसकी माँ ही अकेली ऐसी इंसान थी जिन्होंने हमेशा उसके साथ प्यार से व्यवहार किया था। लेकिन दमकल कर्मी उसे रोक लेते हैं। उसी समय घर के अंदर एक जोरदार विस्फोट हो जाता है। जब साया को इस पूरी घटना के बारे में पता चलता है तो वह घबरा जाती है। उसे लगता है कि शायद ये सब उस वायरल वीडियो की वजह से हुआ है। फिर उसे डर सताने लगता है कि कहीं चोई अब ज्यूरी से बदला लेने न पहुंच जाए। यही सोचकर वह तुरंत ज्यूरी के घर की ओर दौड़ पड़ती है। वहां पहुंचते ही वह देखती है कि चोई दरवाजे पर जोर जोर से चोट कर रहा है और लगातार चिल्लाकर ज्यूरी को बाहर आने के लिए कह रहा है ताकि वह उससे बदला ले सके। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान चोई की दादी की भी जान चली जाती है। साया उसके सामने आकर उसे शांत करने की कोशिश करती है। वह समझाती है कि ज्यूरी का इस हादसे से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चोई गुस्से और दुख में इतना डूब चुका होता है कि वह साया पर हाथ उठाने ही वाला होता है। तभी जॉन वहां पहुंच जाता है। वह चोई को पीछे खींचता है और उससे भिड़ जाता है। इसी दौरान ज्यूरी की माँ बाहर आती हैं। वह उन पर पानी फेंकते हुए रोने लगती हैं और चिल्लाकर कहती हैं कि उनकी बेटी को अकेला छोड़ दिया जाए, क्योंकि वह पहले ही बहुत कुछ झेल चुकी है। यह देखकर बाकी छात्र नाराज हो जाते हैं कि उन्होंने साया के साथ ऐसा व्यवहार किया, लेकिन साया उन्हें शांत करते हुए कहती है कि ज्यूरी की माँ सिर्फ अपनी बेटी की चिंता में परेशान है। ये सब ज्यूरी खिड़की से खड़ी होकर देख रही होती है। कुछ ही देर बाद जांच अधिकारी वहां पहुंचती है
और स्थिति को संभालने के लिए चोई को अपने साथ ले जाती है। बाद में साया अकेले बैठकर इन सभी घटनाओं के बारे में सोचती है और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसी समय हंग उसे गुमनाम तरीके से हौसला बढ़ाने वाले संदेश भेजता है। फिर जॉन उसके पास आता है और उसे एक गर्म पेय देता है ताकि उसका मन थोड़ा हल्का हो सके। जॉन की इस परवाह को देखकर साया भावुक हो जाती है और उसका धन्यवाद करती है। इसके बाद दोनों अपने बाकी दोस्तों के पास लौट आते हैं। सभी परेशान होते हैं क्योंकि छात्र अदालत में अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं और उन्हें अब तक समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या किया जाए। तभी हंग सबको चौंकाते हुए बताता है कि उसने चोई को प्रतिवादी के रूप में छात्र अदालत में आने के लिए मना लिया है। उसी समय एक युवक वहां आता है और कहता है कि उसे साया से मिलना है। वह अपना परिचय यंग के बड़े भाई के रूप में देता है। वह कहता है कि यंग ने अपनी जान खुद नहीं ली थी। इसके बाद वह साया को एक लिफाफा देता है और कहता है कि इसमें ऐसा सबूत है जिसका इस्तेमाल वह छात्र अदालत में कर सकती है। यह सुनकर साया बेहद उत्साहित हो जाती है। घर पहुंचने के बाद वह उस लिफाफे को खोलना चाहती है, लेकिन फिर अपना मन बदल लेती है। वह तय करती है कि इसे सीधे छात्र अदालत के दौरान ही खोलेगी। दूसरी ओर ज्यूरी अपनी थेरेपी का सत्र पूरा करके बाहर निकलती है, जहां एक छात्र उसे देखकर प्रतिक्रिया देता है। घर लौटते समय ज्यूरी अपनी मां से कहती है कि वह स्कूल नहीं बदलेगी। वह कहती है कि उसने कोई गलती नहीं की है, तो फिर उसे भागने की क्या जरूरत है। इतना कहकर वह गाड़ी से उतर जाती है। कुछ देर बाद उसे साया का संदेश मिलता है जिसमें लिखा होता है कि छात्र अदालत कल होने वाली है और उसे वहां जरूर आना चाहिए। उधर जॉन अपने घर पर होता है। तभी उसकी मां को छात्र अदालत के बारे में पता चल जाता है। वह जॉन पर गुस्सा करती हैं और उसे इस पूरे मामले से दूर रहने के लिए कहती हैं, लेकिन जॉन मना कर देता है। उसकी मां उसे रोकने की कोशिश करती हैं, फिर भी वह उनके पास से निकलकर घर छोड़ देता है। वह अकेले सड़कों पर भटकता रहता है। उसके मन में कई तरह की उलझनें चल रही होती हैं। कुछ समय बाद हंग उसे ढूंढ लेता है और अपने घर ले जाता है। वह जॉन को अपना बिस्तर देता है। जॉन उसका धन्यवाद करता है और थकान की वजह से वहीं सो जाता है। अगले दिन आखिरकार छात्र अदालत की कार्यवाही शुरू हो जाती है। सब कुछ पहले से बनाई गई योजना के अनुसार चलता है। वहां छात्रों के साथ उनके माता पिता भी मौजूद होते हैं, लेकिन न्यायाधीश की मां इस पूरी कार्यवाही को गंभीरता से नहीं लेती और इसे बच्चों का खेल कह देती हैं। ये सुनकर न्यायाधीश अपनी मां को बाहर ले जाता है। कुछ ही देर बाद चोई प्रतिवादी के रूप में वहां पहुंच जाता है, जिससे यह साफ हो जाता है कि वह सचमुच छात्र अदालत में शामिल होने आया है। इसके बाद साया चोई पर आरोप लगाते हुए कहती है कि यंग किसी मानसिक परेशानी से नहीं जूझ रहा था। असल वजह यह थी कि चोई उसे लगातार प्रताड़ित करता था, जिसके कारण उसने स्कूल आना तक छोड़ दिया था। साया चोई पर सीधे आरोप लगाती है कि उसी ने यंग को छत से धक्का दिया था। यह सुनते ही चोई गुस्से में आ जाता है और सारे आरोपों से साफ इनकार कर देता है। तभी हंग चोई के बचाव पक्ष के वकील के रूप में सामने आता है और जांच अधिकारी को गवाही के लिए बुलाता है। जांच अधिकारी बताती है कि अब तक मिले सबूतों के अनुसार यंग ने खुद ही छलांग लगाई थी, इसलिए इसे हत्या नहीं माना गया। उसी समय साया यंग के भाई द्वारा दिया गया लिफाफा खोलती है। उसमें उसी दिन की सिनेमा टिकटें होती हैं जिस दिन यंग की मौत हुई थी। साया शांत स्वर में कहती है कि अगर यंग अपनी जान लेने वाला था तो उसने उसी दिन फिल्म की टिकटें क्यों बुक की थीं? ये सवाल सुनकर पूरे अदालत कक्ष में सन्नाटा छा जाता है। इसके बाद साया चोई से पूछती है कि घटना के समय वह कहाँ था। चोई कहता है कि वह अपने दोस्तों के साथ क्लब में था, लेकिन जब उसके एक दोस्त से सवाल किया जाता है तो वह सच बता देता है। वह कहता है कि चोई उनके साथ नहीं था और उसी ने सबको झूठ बोलने के लिए कहा था। यह सुनते ही अदालत में हंगामा मच जाता है। स्थिति बिगड़ती देखकर न्यायाधीश कार्यवाही में विराम घोषित कर देते हैं। हंग चोई को एक तरफ ले जाकर उसे शांत करने की कोशिश करता है। कार्यवाही दोबारा शुरू होती है। तभी एक चिट्ठी आती है जिसमें लिखा होता है कि किसी ने चोई और उसके दोस्तों को छत पर देखा था, लेकिन ज्यूरी वहां मौजूद नहीं होती, इसलिए साया उलझन में पड़ जाती है। कोई ठोस सबूत न होने की वजह से न्यायाधीश मामले की सुनवाई अगले दिन तक टाल देते हैं। सुनवाई खत्म होने के बाद साया और उसके दोस्त आगे का रास्ता सोच रहे होते हैं। तभी भेष बदलकर ज्यूरी वहां पहुंचती है। वह कहती है कि उसकी एक दोस्त ने पूरी घटना अपनी आंखों से देखी थी और वह उसी की तरफ से गवाही देना चाहती है। वह उन्हें सारी जानकारी लिखी हुई एक पर्ची देती है, लेकिन साया बार बार उससे असली सच बताने के लिए कहती रहती है। आखिरकार ज्यूरी टूट जाती है। वह स्वीकार करती है कि पूरी घटना उसी ने अपनी आंखों से देखी थी। फिर वह पर्ची फाड़ देती है और कहती है कि वह अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकती। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। साया उसके पीछे दौड़ती है, लेकिन उसे रोक नहीं पाती। वह जॉन से कहती है कि उसे पूरा यकीन है कि ज्यूरी अभी भी कुछ छिपा रही है और उन्हें सच्चाई की पुष्टि करनी होगी। उधर चोई अपने उस दोस्त पर भड़क उठता है जिसने उसका साथ नहीं दिया था। वह बदला लेने के इरादे से उसे ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन तभी उसका पिता आकर उसे जबरदस्ती घर ले जाता है। हंग ये सब देख लेता है
और समझ जाता है कि चोई के साथ उसके घर में भी अच्छा व्यवहार नहीं होता। उस रात हंग चोई के घर के बाहर उसका इंतजार करता है। जब चोई बाहर आता है तो हंग उससे बात करने की कोशिश करता है। शुरुआत में चोई कुछ नहीं बताता, लेकिन हंग के बार बार समझाने पर वह सच बोल देता है। वह कहता है कि उस दिन वह क्लब में था और नशे की हालत में घर लौटा था। घर पहुंचने पर उसने अंदर एक अजनबी आदमी को देखा था, लेकिन जब उसने अपने पिता से उसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वह सिर्फ उसका भ्रम था। यह सुनकर हंग हैरान रह जाता है। उसे शक होने लगता है कि चोई का पिता किसी बहुत बड़े राज को छिपा रहा है। अगले दिन चोई के खिलाफ गवाही देने वाला दोस्त साया से मिलता है। वह डरा हुआ होता है और कहता है कि अगर चोई ने उसे देख लिया तो वह उस पर हमला कर सकता है। वह उन्हें उस बार का नाम बताता है जहां वे घटना के समय मौजूद थे। साया और उसके दोस्त वहां की तस्वीरें देखते हैं और उन्हें एक ऐसी तस्वीर मिल जाती है जिससे साबित हो जाता है कि वह लड़का सच बोल रहा था। वे उससे अदालत में गवाही देने के लिए कहते हैं, लेकिन डर की वजह से वह मना कर देता है और वहां से चला जाता है। जैसे ही किम वहां से जाने लगता है, ली उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि उसने झूठ क्यों बोला। इस पर किम कहता है कि वे दोनों कभी सच्चे दोस्त थे ही नहीं, क्योंकि ली ने हमेशा उसे नजरअंदाज किया। ली पलटकर कहता है कि किम हीन भावना का शिकार है। इतना कहकर वह उसकी बेइज्जती करता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी किम उसे मुक्का मार देता है। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। इसी धक्का मुक्की में ली किम को जोर से धक्का दे देता है और वह सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। ली उसे बचाने की कोशिश तो करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तभी शिक्षक वहां पहुंच जाते हैं। किम बुरी तरह घायल हो चुका होता है। ये देखकर ली घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है। इसके बाद स्टूडेंट प्रोसिक्यूटर दोबारा इकट्ठा होते हैं। शियाओ यान को डर होता है कि इस हादसे की वजह से उनका पूरा ट्रायल खत्म हो सकता है। वह तो एक पीड़ित को इंसाफ दिलाना चाहती थी, लेकिन अब एक और पीड़ित सामने आ गया है। जीहून खुद को इसका जिम्मेदार मानता है। वह बताता है कि उसे पहले से पता था कि वह आरोप झूठा था, लेकिन फिर भी उसने उसे छापा क्योंकि उसे उम्मीद थी कि इससे दबाव बनाकर वू युग से सच बुलवाया जा सकेगा। यह सुनकर शियाओ यांग गुस्से में आ जाती है। वह कहती है कि अब वह इस मामले को सचमुच एक असली मुकदमे की तरह लड़ेगी और वहां से चली जाती है। बाद में वह अपने दोस्तों से कहती है कि पहले उसे ज्यूरी सिस्टम पर कभी भरोसा नहीं था, लेकिन अब वह एक असली सरकारी वकील की तरह काम करेगी। इसके बाद वह चोई का असली पत्र खोलती है। उसमें दिए गए इशारों को ध्यान से पढ़ने के बाद वह अपने शिक्षक के साथ स्कूल की छत पर जांच करने पहुंच जाती है। शियाओ यांग पत्र में लिखी हर बात को ध्यान से परखती है। फिर वह छत की रेलिंग के किनारे तक चढ़ने का फैसला करती है। सभी शिक्षक उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह नहीं मानती, क्योंकि ज्यूरी ने बताया था कि उस रात उसे धातु जैसी किसी चीज के टकराने की आवाज सुनाई दी थी, जबकि छत पर ऐसी कोई चीज दिखाई नहीं दे रही थी। काफी मुश्किल से वह रेलिंग के ऊपर पहुंचती है। नीचे खड़े सभी लोग घबराकर उसे देख रहे होते हैं। जैसे ही वह किनारे पर कदम रखती है, अचानक बिल्कुल वैसी ही धातु से टकराने की आवाज सुनाई देती है जैसी ज्यूरी ने अपने बयान में बताई थी। अब यह साबित हो जाता है कि ज्यूरी ने सचमुच उस रात कुछ देखा था। साथ ही यह भी साफ हो जाता है कि यह कोई साधारण हादसा नहीं बल्कि हत्या का मामला हो सकता है। हालांकि शियाओ यांग अपने साथियों से कहती है कि अभी किसी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं होगा। कुछ देर बाद वाइस प्रिंसिपल जीहून को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और उससे ट्रायल खत्म करने की बात कहते हैं, लेकिन जीहून साफ कह देता है कि अगर यह सब एंटी वायलेंस कमेटी का सच सामने आने की वजह से हो रहा है तो वाइस प्रिंसिपल को खुद गवाह बनकर अदालत में आना होगा और साबित करना होगा कि पहले लगाए गए सारे आरोप झूठे थे। जीहून की यह बात सुनकर वाइस प्रिंसिपल पूरी तरह चुप हो जाते हैं। बाद में जीहून यह बात अपने पिता को बताता है। उसके पिता पूछते हैं कि क्या वाइस प्रिंसिपल को सिर्फ सच सामने आने का डर है। इस पर जीहून मुस्कुराते हुए कहता है कि हो सकता है इस ट्रायल के दौरान और भी कई राज सामने आ जाएं। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है, जबकि उसके पिता उसे गहरी सोच में डूबे हुए देखते रह जाते हैं। दूसरी ओर सियो आखिरी बार ज्यूरी के घर जाती है, लेकिन ज्यूरी की माँ उसे बताती हैं कि वे लोग जल्द ही यह शहर छोड़ने वाले हैं। जाने से पहले सियो ज्यूरी के लिए एक संदेश छोड़ देती है कि उसे उस पर पूरा भरोसा है। अगले दिन ट्रायल का दूसरा दिन शुरू होता है और इस बार आखिरकार ज्यूरी भी वहां पहुंच जाती है। कहानी 3 महीने पहले की तरफ लौटती है। उस समय जीहून और सू साथ रह रहे थे। एक दिन सू गलती से मिस्टर हान की लाइब्रेरी में पहुंच जाता है। वहां उसे उनके ऑफिस में विशेष निगरानी वाले छात्रों नाम की एक फाइल मिलती है। फाइल देखकर वो हैरान रह जाता है, लेकिन शिक्षकों के आने से पहले वह जल्दी जल्दी उसके सभी पन्नों की तस्वीरें अपने मोबाइल में खींच लेता है। वापस वर्तमान में ट्रायल के दूसरे दिन सियो योन ज्यूरी को देखकर उसके पीछे दौड़ती है। ज्यूरी बताती है कि शहर छोड़ने से पहले वह आखिरी बार इस स्कूल को देखना चाहती थी और साथ ही गवाही देने भी आई है। नियमों के अनुसार कुछ देर के लिए आरोपी को बाहर ले जाया जाता है और इसके बाद ज्यूरी अपना बयान देना शुरू करती है। वह बताती है कि उस रात बहुत तेज बर्फबारी हो रही थी। ताजी हवा लेने के लिए वह बाहर निकली और स्कूल के पास वाले कैफे तक चली गई।
वहीं से उसने स्कूल की छत पर किसी को खड़ा देखा, लेकिन बर्फ की वजह से साफ दिखाई नहीं दे रहा था। जब वह ऊपर पहुंची तो उसने वू ह्युक और ली को देखा। उसने अपने कानों से वू ह्युक को यह कहते सुना कि वह सू को जिंदा नहीं छोड़ेगा। वहाँ एक और व्यक्ति भी मौजूद था। आवाज सुनकर उसे लगा कि वह ली ही था। इसके बाद उसने अपनी आंखों से वू ह्युक को सू को छत से नीचे धक्का देते देखा। ये देखकर वह डर गई और तुरंत वहां से भाग गई, क्योंकि उसे लगा कि कहीं अगला निशाना वह खुद न बन जाए। इसके बाद शियाओ यांग धातु वाली रेलिंग का वीडियो अदालत में चलाती है। ये वीडियो साबित कर देता है कि ज्यूरी ने उस रात जो आवाज सुनने की बात कही थी वह पूरी तरह सच थी। अब ज्यूरी की गवाही और चोई का पत्र दोनों भरोसेमंद साबित हो जाते हैं। सुनवाई के बीच में ब्रेक होता है। ज्यूरी वॉशरूम में जाकर रोने लगती है। सीओ उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उनकी क्लास टीचर कहती है कि उसे रो लेने दो, इससे उसका मन हल्का हो जाएगा। थोड़ी देर बाद जुनियांग जीहून से मिलता है और कहता है कि यह भी हो सकता है कि ज्यूरी सचमुच उस रात घटनास्थल पर मौजूद रही हो और उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा हो। जीहून कहता है कि उसे पहले से इसका अंदाजा था, लेकिन वह उस पर किसी तरह का दबाव नहीं डालना चाहता था। यह सुनकर जुनियांग उसकी तारीफ करता है कि खुद आरोपी होने के बावजूद उसने गवाह की भावनाओं का पूरा ध्यान रखा। ब्रेक खत्म होने के बाद वाइस प्रिंसिपल गवाही देने के लिए आते हैं। वह कहते हैं कि वह पिछली सुनवाई में हुई गलतफहमियां दूर करने आए हैं। वह पहले लगाए गए सभी आरोपों से साफ इनकार कर देते हैं। उनका कहना होता है कि एंटी वायलेंस कमेटी ने सभी नियमों का पालन किया था और सू को वू ह्युक की शिकायत मिलने के बाद ही स्कूल से हटाया गया था। वह उल्टा बाकी छात्रों पर आरोप लगाते हैं कि अगर उन्हें कुछ पता था तो पहले सामने क्यों नहीं आए। इस पर जीहून उनसे सवाल करता है कि वू ह्युक का पिता उस कमेटी का सदस्य कैसे बन सकता था। वाइस प्रिंसिपल गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन जीहून तुरंत स्कूल की नीति सामने रख देता है, जिसमें साफ लिखा होता है कि जिस मामले से किसी अभिभावक का संबंध हो वह उस कमेटी का हिस्सा नहीं बन सकता। यह सुनते ही वाइस प्रिंसिपल गुस्से में वहां से चले जाते हैं। दूर बैठे मिस्टर हान ये सब देख रहे होते हैं। उन्हें जीहून की वह बात याद आती है कि इस ट्रायल के दौरान और भी कई राज सामने आ सकते हैं। इसके बाद सू की टीम एक बार फिर किम को गवाही के लिए बुलाती है। वू ह्युक किम को देखकर बुरी तरह गुस्से में आ जाता है, लेकिन बाकी छात्र उसे रोक लेते हैं। किम बताता है कि उसने एक बार वू ह्युक को खुद यह कहते सुना था कि उसी ने सू को मार डाला है। यह सुनते ही वू ह्युक फिर से गुस्से में किम पर टूट पड़ता है, लेकिन इस बार भी बाकी छात्र उसे पकड़ लेते हैं। अगले ब्रेक के दौरान जीहून वहां से निकल जाता है और जुनियांग से कहता है कि अगर वह समय पर वापस न लौटे तो ट्रायल वही आगे बढ़ाए। इसके बाद जीहून ली से मिलने पहुंचता है। शुरुआत में ली उससे मिलने से साफ मना कर देता है, लेकिन जीहून उसे याद दिलाता है कि जब उसके दोस्त को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वह उसके साथ नहीं था। फिर जीहून बताता है कि उसे यह भी पता चल चुका है कि चुप रहने के बदले ली ने किम को पैसे दिए थे। वह कहता है कि अब सिर्फ वही इस सब को बदल सकता है। आखिरकार ली उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। उधर जीहून की गैर मौजूदगी में जुनियांग किम से सवाल पूछना शुरू करता है। वह पूछता है कि क्या वह वू ह्युक को एक इंसान के रूप में पसंद करता था। किम तुरंत इनकार कर देता है। वह कहता है कि उसने वू ह्युक को कभी अपना दोस्त नहीं माना, बल्कि वह उसे ऐसा घटिया इंसान बताता है जिससे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहेगा। तब जुनियांग ज्यूरी की तरफ देखकर कहता है कि गवाह खुद वू ह्युक से नफरत करता है, इसलिए उसकी गवाही पूरी तरह निष्पक्ष नहीं मानी जा सकती। सीओ यह बात चुपचाप सुनती रहती है और गहरी सोच में डूब जाती है। उसी समय जीहून ली को अपने साथ लेकर वापस लौट आता है और उसे नया गवाह बनाकर पेश करता है। जीहून उससे पूछता है कि क्या वू ह्युक ने सच में कहा था कि उसने सू को मार दिया है। ली बताता है कि वह सिर्फ एक मजाक था। वे लोग अक्सर किम को इसी तरह चिढ़ाते थे, क्योंकि वह हर छोटी बात पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देता था। वह यह भी मानता है कि उस समय किम का चेहरा डर से बिल्कुल सफेद पड़ गया था, लेकिन वे लोग बस हंसते हुए वहां से चले गए थे। इसके बाद ली एक और अहम बात बताता है। वह कहता है कि एक बार उसने खुद सू से पूछा था कि वह वू ह्युक जैसे इंसान के साथ क्यों घूमता है। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वे सू के स्वभाव को अच्छी तरह जानते थे। जीहून तुरंत पूछता है कि तब सू ने क्या जवाब दिया था। ली बताता है कि एक रात उसने सू को दुकान के बाहर अकेले बैठे देखा था। उसने सू को चेतावनी दी थी कि वू ह्युक से दूर रहे, क्योंकि वह उसे फिर से नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन सू ने जवाब दिया कि वह वू ह्युक के जरिए किसी खास व्यक्ति तक पहुंचना चाहता है। उसी समय मिस्टर हान चुपचाप ऑडिटोरियम के अंदर आ जाते हैं। उन्हें 3 महीने पहले की वह घटना याद आती है। लड़ाई के बाद सू ने उस गुप्त फाइल का पहला पन्ना सेंटिनल ग्रुप पर पोस्ट कर दिया था,
जब मिस्टर हान को इसका पता चला तो उन्हें समझ आ गया कि सू ने पूरी फाइल की तस्वीरें ले ली हैं। हालांकि वह पोस्ट कुछ ही देर बाद हटा दी गई थी। इसके बाद मिस्टर हान नदी के किनारे सू से मिले और उससे उन तस्वीरों को मिटाने के लिए कहा। उन्होंने समझाया कि इस मामले में बहुत ताकतवर लोग शामिल हैं, लेकिन सू ने साफ इनकार कर दिया। उसे उन गरीब छात्रों की चिंता थी जो कड़ी मेहनत करके इस स्कूल में दाखिला लेते थे। सू का कहना था कि यह स्कूल पढ़ाई से ज्यादा पैसे कमाने का जरिया बन चुका है। इस पर मिस्टर हान कहते हैं कि यही स्कूल गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति देता है और सबसे अच्छे शिक्षकों को रखता है, इसलिए यह इतना सफल बना है। लेकिन सू उनकी बात को झूठ बता देता है। वह कहता है कि यह स्कूल बच्चों का इस्तेमाल अपने कारोबार और राजनीति के लिए करता है और उन छात्रों को बराबरी का दर्जा तक नहीं देता जिन्होंने मेरिट हासिल नहीं की। मिस्टर हान सू को चेतावनी देते हैं कि वे उसे चुपचाप स्कूल से निकाल देंगे और उसके खिलाफ मौजूद हर सबूत भी मिटा देंगे। ये सुनकर सू अपना मोबाइल नदी में फेंक देता है और कहता है कि जाने से पहले उसने उसमें मौजूद सब कुछ पहले ही मिटा दिया था, लेकिन उसके मन में उन सभी जानकारियों की पूरी तस्वीर अब भी सुरक्षित थी। वह वहां से जाते जाते मिस्टर हान से कहता है कि उनकी मुलाकात फिर जरूर होगी। वर्तमान में लौटने के बाद ट्रायल खत्म होने पर जीहून ली से पूछता है कि आखिर वू ह्युक इतना हिंसक क्यों हो जाता है और बार बार लोगों को नुकसान क्यों पहुंचाता है। ली बताता है कि वू ह्युक हमेशा ऐसा नहीं करता, वह सिर्फ तब अपना आपा खो देता है जब उसकी माँ की वजह से उस पर तनाव बढ़ जाता है। वह बताता है कि वू ह्युक का पिता न सिर्फ उसे बल्कि उसकी माँ को भी मारता पीटता है। ली ने कई बार उसकी माँ के चेहरे पर चोट के निशान भी देखे हैं। जब वू ह्युक बहुत परेशान होता है तब वह या तो बहुत ज्यादा शराब पीता है या फिर हिंसक हो जाता है। जीहून कहता है कि चाहे उसके घर का माहौल कितना भी बुरा क्यों न हो, किसी को चोट पहुंचाना कभी सही नहीं हो सकता। इस पर ली कहता है कि उसने कई बार वू ह्युक की मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसके व्यवहार में कभी कोई बदलाव नहीं आया। फिर भी ली का कहना होता है कि वू ह्युक किसी की जान नहीं ले सकता, लेकिन जीहून कहता है कि उनके पास अभी तक इसे साबित करने का कोई सबूत नहीं है। इसके बाद ली एक और बात बताता है। वह कहता है कि शायद यह जानकारी काम आए या शायद नहीं, लेकिन जिस आदमी की बात वू ह्युक हाल ही में कर रहा था उसे उसने भी देखा है। उस आदमी के बाल काफी लंबे थे और उसके चेहरे पर जलने का एक बड़ा निशान था। उधर जीहून सू का सोशल अकाउंट खोलने के लिए उसका पासवर्ड पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार असफल हो जाता है। तभी वहां मिस्टर हान आ जाते हैं। जीहून उनसे पूछता है कि क्या सू उनसे मिलने की कोशिश कर रहा था। मिस्टर हान कहते हैं कि उन्हें भी हैरानी हुई थी कि सू सिर्फ उनसे मिलने के लिए इतना सब कर रहा था, क्योंकि वो पहले भी कई बार उनके घर आता था और कभी कभी तो रात भी वहीं रुक जाता था। यह सुनकर जीहून सोच में पड़ जाता है कि आखिर सू को उनसे मिलने के लिए इतना बड़ा कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी। आखिर में मिस्टर हान इतना जरूर कह देते हैं कि उन्हें सू के बारे में सब कुछ पता था। बाद में मिस्टर हान अपने कमरे में लौटते हैं और स्कूल का एक नया नियम तैयार करते हैं। उस नियम में लिखा होता है कि जो भी छात्र स्कूल की छवि को नुकसान पहुंचाएगा उसे तुरंत स्कूल से निकाला जा सकता है। इसके बाद वह उस नए नियम पर हस्ताक्षर कर देते हैं ताकि उसे मंजूरी मिल सके। अगले दिन सियो यान को सू के भाई का फोन आता है। वह अपने दोस्तों के साथ उससे मिलने जाती है। वह बताता है कि सू के पास एक दूसरा मोबाइल भी था जिसके बारे में परिवार में किसी को पता नहीं था। सू की मौत वाली रात उस फोन पर 5 कॉल आई थीं जो शायद इस मामले से जुड़ी हो सकती हैं। वे सभी उन 5 नंबरों को लिख लेते हैं। तभी शियाओ यांग बताती है कि आखिरी कॉल पूरे 20 मिनट तक चली थी, इसलिए यह कोई गलत नंबर नहीं हो सकता। जरूर फोन करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति था जो सू को अच्छी तरह जानता था। जांच करने पर उन्हें शक होता है कि सू की मौत के समय वे 5 कॉल सार्वजनिक टेलीफोन बूथ से किए गए थे। वे यह जानकारी डिटेक्टिव ओ को देने का फैसला करते हैं और उनसे मिलने पहुंचते हैं। सियो यान कहती है कि हो सकता है वू ह्युक ने ही सू को स्कूल की छत पर बुलाने के लिए सार्वजनिक फोन का इस्तेमाल किया हो ताकि उसके मोबाइल का कोई रिकॉर्ड न मिले। लेकिन डिटेक्टिव ओ कहती हैं कि ऐसा करने के लिए काफी चालाक दिमाग चाहिए, जबकि वू ह्युक को देखकर नहीं लगता कि वो इतनी सोच समझकर योजना बना सकता है। वह तो ज्यादा जल्दबाजी में फैसले लेने वाला इंसान है। फिर वो कहती हैं कि उनकी सोच अभी बहुत सीमित है। शायद घटनास्थल पर मौजूद सबूत उन्हें किसी और दिशा में ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन वे उसे समझ नहीं पा रहे। वह सभी से कहती हैं कि उन्हें मामले को और बड़े नजरिए से देखने की जरूरत है। उसी दौरान वू ह्युक की माँ जीहून से मिलने आती हैं। वह पहली बार सच बताती हैं कि जिस रात सू की मौत हुई थी उस रात वू ह्युक उनके साथ था और उन्होंने ली को कहीं भी नहीं देखा था। असल में उस रात उनके पति ने उन्हें बहुत बुरी तरह पीटा था। इस वजह से वह अपने बेटे के साथ अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में थीं। लेकिन वह अब तक यह बात किसी को नहीं बता सकी क्योंकि उनके पति ने धमकी दी थी कि अगर सच बाहर आया तो वह उन्हें जान से मार देगा। वह बताती हैं कि वू ह्युक को भी डर है कि अगर यह मुकदमा और आगे बढ़ा तो उसके पिता उनकी माँ को और ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। इसीलिए वह खुद गवाही देने के लिए तैयार हो जाती हैं।
क्योंकि उन्हें यकीन है कि उनका बेटा निर्दोष है और वह इसके लिए हर अंजाम झेलने को तैयार हैं। लेकिन जीहून उनसे कहता है कि वह इस मामले को सुरक्षित तरीके से संभाल लेगा और उन्हें गवाही देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी वू ह्युक की मां कहती हैं कि अगर वह गवाही देंगी तो कम से कम उनके बेटे पर लगा बदनामी का दाग तो हट जाएगा। जीहून उन्हें भरोसा दिलाता है कि वह बिना उनकी गवाही के भी सच साबित करेगा। साथ ही उनसे कहता है कि फिलहाल इस बात को किसी से साझा न करें। इसके बाद वह उनसे पूछता है कि क्या वह उस लंबे आदमी के बारे में बता सकती हैं जिसके चेहरे पर जलने का निशान था और जो कई बार उनके घर आया था। वह एक बार वू ह्युक के कमरे में भी गया था। जीहून कहता है कि अगर यह बात साबित हो गई तो वू ह्युक की कही हुई बात भी सच साबित हो सकती है। यह सुनकर वू ह्युक की मां चुप हो जाती हैं और गहरी सोच में डूब जाती हैं। दूसरी ओर सियो यान और उसके दोस्त पूरे शहर के सार्वजनिक टेलीफोन बूथों की जांच शुरू कर देते हैं। काफी खोजबीन के बाद उन्हें आखिर वह फोन बूथ मिल जाता है जहां से 20 मिनट वाली कॉल की गई थी। वह बूथ एक बुजुर्ग की स्टेशनरी की दुकान के पास था। वे उस बुजुर्ग से पूछते हैं कि क्या उन्हें क्रिसमस की रात वहां किसी लड़के के फोन करने की याद है। बुजुर्ग बताते हैं कि उन्हें अच्छी तरह याद है। उस रात एक छात्र करीब 20 मिनट तक फोन पर बात कर रहा था। उसके बाद वह बहुत रोने लगा। उन्होंने उस लड़के से पूछा भी था कि क्या वो ठीक है। लड़के ने सिर्फ इतना कहा था कि वो ठीक है। बाद में जब उन्होंने खबरों में एक हाई स्कूल के छात्र की मौत की खबर पढ़ी तो उन्हें लगा कि शायद वही लड़का था। इसके बाद शियाओ यांग स्कूल के कई छात्रों की तस्वीरें उन्हें दिखाती है, लेकिन वो किसी को भी पहचान नहीं पाते। तब सभी सोचते हैं कि शायद जिस लड़के ने फोन किया था उसकी तस्वीर इन फोटो में शामिल ही नहीं है। शियाओ यांग अपने दोस्तों से पूछती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि बुजुर्ग उस लड़के का चेहरा भूल गए हों, लेकिन उसके दोस्त कहते हैं कि इसकी संभावना बहुत कम है क्योंकि उन्होंने उस लड़के से बात भी की थी और उसे दिलासा भी दिया था। ऐसे में उसका चेहरा भूल जाना आसान नहीं है। शियाओ यांग कहती है कि यह नई जानकारी तुरंत बचाव पक्ष तक पहुंचाई जानी चाहिए। इसी बीच जीहून पुलिस स्टेशन पहुंचता है जहां वह डिटेक्टिव ओ और सान जुन से मिलता है। दोनों उससे कहते हैं कि वे आग लगने वाली घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकते। जीहून जवाब देता है कि वह यहां जानकारी लेने नहीं आया है क्योंकि वित्तीय जांच करने वाली टीम पहले ही इस मामले के कुछ हिस्सों की पुष्टि कर चुकी है। सान जुन उसकी बात नहीं समझ पाता, लेकिन इतना जरूर कहता है कि आग लगने वाली घटना का उनके मौजूदा मामले से कोई संबंध नहीं है। इस पर जीहून कहता है कि दोनों मामलों का आपस में गहरा संबंध है। उसके मुताबिक आग लगाने वाला व्यक्ति सिर्फ अपराधी ही नहीं बल्कि इस मामले का एक अहम गवाह भी हो सकता है। फिर वो बताता है कि क्रिसमस की रात वू ह्युक के पिता से मिलने एक आदमी आया था। उस आदमी के चेहरे पर जलने का निशान था और उसे देखकर यही लगता है कि वह आतिशबाजी का विशेषज्ञ था। जब जीहून से पूछा जाता है कि उसे यह सब कैसे पता चला तो वह कहता है कि वह अपने स्रोत के बारे में नहीं बता सकता, लेकिन सान जुन दोबारा वही सवाल पूछता है। तब जीहून बताता है कि जिस आतिशबाजी के विशेषज्ञ की वह बात कर रहा है वह उसी रात वू ह्युक के कमरे में गया था और वही इस मामले का अहम गवाह है। यह सुनकर सान जुन चिंता जताता है कि अगर वह गवाह सामने आया तो हो सकता है वह वू ह्युक को निर्दोष साबित कर दे, लेकिन साथ ही यह भी बता दे कि घर में आग लगाने की योजना उसके पिता ने बनाई थी क्योंकि उस रात आग नहीं लगी थी, यानी उसकी तैयारी पहले से की जा रही थी। जीहून कहता है कि अब जांच शुरू होनी चाहिए क्योंकि वही आदमी यह साबित कर सकता है कि सू की मौत वाली रात वू ह्युक अपने घर पर ही था। अगले दिन पुलिस वू ह्युक के पिता को गिरफ्तार कर लेती है। पूछताछ के दौरान वह खुद कबूल कर लेता है कि उसने जानबूझकर अपने ही घर में आग लगाई थी। दूसरी ओर सियो, यान, जीहून और बाकी साथियों को उन 5 फोन नंबरों के बारे में बताती है। नंबर देखते ही जीहून का चेहरा उतर जाता है। सियो कहती है कि लगता है सू के मामले में कोई ऐसा व्यक्ति भी शामिल है जिसके बारे में अभी तक किसी को पता नहीं है। इसी दौरान जीहून के पास वू ह्युक का फोन आता है। वह कहता है कि अब वह ट्रायल छोड़ रहा है। यह सुनते ही जीहून उससे मिलने के लिए दौड़ पड़ता है। जुनियांग भी उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है। जीहून वू ह्युक से कहता है कि ट्रायल अब उनके पक्ष में जाने लगा है, इसलिए उसे पीछे नहीं हटना चाहिए, लेकिन वू ह्युक कहता है कि उसकी जिंदगी अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। जीहून पूछता है कि क्या यह सब उसके पिता की गिरफ्तारी की वजह से है। फिर वह बताता है कि उसकी मुलाकात वू ह्युक की मां से हुई थी और उन्होंने उसे सारी सच्चाई बता दी है। यह सुनते ही वू ह्युक भड़क जाता है और पूछता है कि उसने उसकी मां को इस मामले में क्यों घसीटा। जीहून समझाता है कि उसकी मां खुद गवाही देना चाहती थी, लेकिन उसने उन्हें मना कर दिया और सारी बात पुलिस को बता दी। यह सुनकर वू ह्युक अपना गुस्सा नहीं रोक पाता और जीहून पर हमला कर देता है। तब जीहून कहता है कि उसके पिता के बिना उसकी जिंदगी कहीं बेहतर होगी। वह उसके पिता को बुरा इंसान कहता है। वू ह्युक उसे तुरंत चुप रहने के लिए कहता है। इसी बीच जीहून
अपने कपड़े हटाकर अपने शरीर पर पड़े पुराने घावों के निशान दिखाता है। वह बताता है कि बचपन में उसका पिता उसे बेल्ट से बहुत मारता था। फिर एक दिन उसने अपनी आंखों के सामने अपनी माँ की जान ले ली। जीहून कहता है कि इसलिए वह वू ह्युक का दर्द अच्छी तरह समझ सकता है। उसे लगा कि पुलिस को सब कुछ बताना ही एकमात्र सही रास्ता था। इसके बाद कहानी फिर अतीत में चली जाती है। उस घटना के बाद पुलिस जीहून को अपने साथ ले गई थी, क्योंकि वही उस मामले का इकलौता गवाह था। उसी समय सरकारी वकील मिस्टर हान पहली बार जीहून से मिले। जब उन्होंने उसके शरीर पर चोटों के निशान देखे तो उन्हें पूरी सच्चाई का अंदाजा हो गया। आखिरकार जीहून ने उन्हें बता दिया कि उसके पिता ने उसकी माँ की जान ले ली थी। बाद में उसके पिता ने जेल में अपनी भी जान ले ली। इसके बाद मिस्टर हान ने जीहून को गोद लेने का फैसला किया। तब से उन्होंने जीहून का हमेशा अपने बेटे की तरह ख्याल रखा, उसे अच्छे से खाना खिलाया, उसकी देखभाल की और कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। लेकिन बचपन का वह डर जीहून के मन से कभी पूरी तरह नहीं गया। उसी सदमे की वजह से उसे कई बार अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ा। कहानी एक बार फिर वर्तमान में लौट आती है। वू ह्युक का परिवार हमेशा के लिए यह शहर छोड़ने की तैयारी करने लगता है। उसी दौरान जीहून जुनियांग से कहता है कि किसी का अतीत कितना भी डरावना क्यों न हो, इसका मतलब ये नहीं कि उसे पूरी जिंदगी उसी डर में जीना पड़े। वह कहता है कि जुनियांग बहुत खुशकिस्मत है, क्योंकि उसके पास एक ऐसा पिता है जो उससे सच्चा प्यार करता है। इधर डिटेक्टिव ओ को जीहून पर शक होने लगता है और वह उसके अतीत की जांच शुरू कर देती हैं। जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि जीहून उसी अस्पताल में भर्ती रह चुका था जहां कभी सू भी भर्ती हुआ था। वह यह जानकारी रिपोर्टर पार्क को देती हैं, लेकिन किसी को समझ नहीं आता कि जीहून उस अस्पताल में क्यों था। रिपोर्टर पार्क कहता है कि शायद जीहून ही सू का वह छिपा हुआ दोस्त है जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। लेकिन फिर सवाल यह उठता है कि अगर ऐसा है तो वह वू ह्युक का साथ क्यों दे रहा है और सू की मौत को लेकर अलग बात क्यों कह रहा है, जबकि उसे तो अपने दोस्त का साथ देना चाहिए था। उसी रात जीहून एक बार फिर सू के सोशल अकाउंट का पासवर्ड खोलने की कोशिश करता है। अचानक उसे सू की बनाई हुई एक पेंटिंग याद आती है। वह उसी का नाम पासवर्ड के रूप में लिखता है। इस बार अकाउंट खुल जाता है। अंदर उसे वीआईपी छात्रों की तस्वीरों और उनसे जुड़े दस्तावेजों की एक गुप्त फाइल मिलती है। उधर सीओ की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। उसके माता पिता उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। अगले दिन उसके सभी दोस्त उससे मिलने अस्पताल पहुंचते हैं। इसी बीच सेजुंग जीहून से मिलता है और कहता है कि अब वह ट्रायल में गवाही देने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ जीहून लगातार वू ह्युक का पता लगाने की कोशिश करता रहता है। वह उसके मोबाइल की लोकेशन का पीछा करते हुए उसके घर भी पहुंचता है, लेकिन वहां वू ह्युक कहीं नहीं मिलता। अगले दिन जैसे ही ट्रायल शुरू होता है सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वू ह्युक पहले से ही अदालत में मौजूद होता है और इस बार वह खुद अपना बचाव करने के लिए पूरी तरह तैयार दिखाई देता है। उधर सीओ यान और उसके दोस्त वीआईपी छात्रों से जुड़े सबूत लेकर प्रिंसिपल को अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिस्टर हान उन्हें मना लेते हैं और आखिरकार प्रिंसिपल उनका ही साथ देने का फैसला कर लेते हैं। जब बचाव पक्ष के पास कोई और सबूत नहीं बचता, तब जीहून अपने गवाह सान जोंग को अदालत में बुलाता है। सान जोंग बताता है कि जिस आतिशबाजी के विशेषज्ञ ने वू ह्युक के घर में आग लगाई थी, उसी ने क्रिसमस की रात वू ह्युक को अपने घर में सोते हुए देखा था। वह यह भी कहता है कि कई बार ऐसे विशेषज्ञ बीमा का पैसा लेने के लिए जानबूझकर आग लगाते हैं, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। वह बताता है कि वू ह्युक के पिता ने बीमा का पैसा लेने से साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि उस आग में वू ह्युक की दादी की मौत हो गई थी। असल में वू ह्युक का पिता उस पुराने घर को गिराकर उसकी जगह नया घर बनाना चाहता था, लेकिन जिस जमीन पर वह घर बना था वह वू ह्युक की माँ के नाम थी, इसलिए वह अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता था। इसी वजह से उसने एक विशेषज्ञ को बुलाया था, लेकिन उसी दौरान हुई गलती की वजह से वू ह्युक की दादी की जान चली गई। ये बात सुनकर अदालत में मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तभी सीओ यान अपने पिता से सवाल करती है। वह पूछती है कि जो आदमी खुद आग लगाने का विशेषज्ञ है और जिसकी वजह से किसी की जान गई, अदालत उसकी बात पर भरोसा कैसे कर सकती है। इस पर उसके पिता कहते हैं कि वह घटना जानबूझकर नहीं हुई थी, बल्कि एक हादसा थी। इसके बाद जीहून वू ह्युक को गवाही के लिए बुलाता है। वू ह्युक कहता है कि उसे समझ नहीं आता कि उस पर हत्या का आरोप क्यों लगाया जा रहा है। जीहून उससे पूछता है कि आखिर लोगों ने उस पर यह आरोप क्यों लगाया, लेकिन वू ह्युक बार बार यही कहता रहता है कि उसे कुछ नहीं पता। तब जीहून उससे कहता है कि अब वह सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे। इसके बाद जीहून एक एक करके वू ह्युक के पुराने काम याद दिलाता है। वह बताता है कि कैसे उसने कई छात्रों को परेशान किया, ज्यूरी के कपड़े और बाल खराब किए, उसे वॉशरूम में बंद कर दिया और अगली सुबह गार्ड ने उसे बाहर निकाला। ये सब याद करते हुए ज्यूरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जीहून पूछता है कि वह इन सबको सिर्फ मजाक क्यों कहता है। वू ह्युक को अपनी सारी गलतियां याद आने लगती हैं। आखिरकार वह वहां मौजूद सभी लोगों से माफी मांगता है। तभी ज्यूरी खड़ी होकर कहती है कि उसने अपनी आंखों से वू ह्युक को सू को धक्का देते देखा था। वह धातु से टकराने वाली आवाज का भी जिक्र करती है। इस पर जीहून कहता है
कि वह आवाज उसे इसलिए याद है क्योंकि उस रात ज्यूरी खुद छत की रेलिंग पर खड़ी थी और वहां से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश कर रही थी। यह सुनते ही ज्यूरी पूरी तरह टूट जाती है। वह रोते हुए कहती है कि वह वू ह्युक को कभी माफ नहीं करेगी। इतना कहने के बाद वह बेहोश होकर गिर पड़ती है। उसे तुरंत नर्स के कमरे में ले जाया जाता है। कुछ देर बाद सियो उससे मिलने आती है। होश में आने के बाद ज्यूरी बताती है कि वह सचमुच उस रात स्कूल आई थी। उसने अपनी आंखों से एक व्यक्ति को छत पर चढ़ते हुए देखा था और फिर किसी दूसरे व्यक्ति को इमारत से नीचे गिरते हुए भी देखा था, लेकिन सियो उसकी बात पर भरोसा नहीं करती और वहां से चली जाती है। इसके बाद जीहून चुपचाप सियोयान को एक संदेश भेजता है। वह लिखता है कि ट्रायल अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि सू की मौत की असली वजह अब तक सामने नहीं आई। इसके साथ ही वह ज्यूरी के मोबाइल का एक स्क्रीनशॉट भी भेजता है। उसमें ज्यूरी का एक पुराना संदेश होता है जिसमें लिखा था कि उसने रात करीब 12:30 बजे एक आदमी को स्कूल से बाहर जाते हुए देखा था। सियोयान बताती है कि ज्यूरी ने उसे पहले भी यह बात बताई थी, लेकिन उस समय उसे यकीन नहीं था कि यह सच है या नहीं, इसलिए उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। अब सियोयान कहती है कि ट्रायल खत्म होने से पहले उस आदमी को ढूंढना बहुत जरूरी है। इसके बाद सभी मिलकर पूरे स्कूल में उसकी तलाश शुरू कर देते हैं। खोजबीन के दौरान उन्हें स्नैक बार के पास लगा एक सीसीटीवी कैमरा दिखाई देता है। उन्हें उम्मीद होती है कि शायद उसी कैमरे में वो आदमी रिकॉर्ड हुआ हो। उधर डिटेक्टिव जीहून से मिलती हैं। वो उससे पूछती हैं कि सू का दोस्त होने के बावजूद वो उसके खिलाफ क्यों लड़ रहा है। जीहून कहता है कि ट्रायल का हिस्सा बनने का यही एक तरीका था। साथ ही वो ये भी साबित करना चाहता था कि वू ह्युक असली अपराधी नहीं है। डिटेक्टिव वो तुरंत पूछती हैं कि क्या इसका मतलब असली अपराधी कोई और है, लेकिन जीहून इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता। तब डिटेक्टिव उस पर अपने दोस्तों के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाती हैं। जीहून कहता है कि उसे इसका एहसास है, लेकिन वह उनसे थोड़ा और समय मांगता है। वह वादा करता है कि सही समय आने पर वह पूरी सच्चाई सबके सामने रख देगा, चाहे इसके बाद सारे छात्र उससे नफरत ही क्यों न करने लगें। इसी बीच सियोयान को एक पेन ड्राइव मिलती है। वह और उसके दोस्त उसमें मौजूद उस रात की रिकॉर्डिंग देखना शुरू करते हैं। वीडियो में उन्हें एक छात्र भागता हुआ दिखाई देता है, लेकिन कैमरे में सिर्फ उसकी पीठ ही नजर आती है, इसलिए उसकी पहचान नहीं हो पाती। इसके बाद सियोयान और उसके दोस्त ज्यूरी के पास पहुंचते हैं। वे कहते हैं कि फैसला सुनाने से पहले ट्रायल को कुछ समय के लिए रोका जाना चाहिए क्योंकि नए सबूत मिलने के बाद सू की मौत पर एक और सुनवाई जरूरी है। सियोयान सभी के सामने कॉल रिकॉर्ड भी रखती है जिससे साबित होता है कि उस रात सचमुच 5 फोन कॉल किए गए थे। यह देखकर जीहून कहता है कि अगर इस बार कोई आरोपी ही नहीं होगा तो वे मुकदमा कैसे लड़ेंगे। इस पर सियो जवाब देती है कि इस बार वे किसी इंसान के खिलाफ नहीं बल्कि अपनी अपनी थ्योरी के पक्ष में बहस करेंगे। उसकी थ्योरी है कि सू की हत्या हुई थी, जबकि जीहून की थ्योरी है कि सू ने खुद अपनी जान ली थी। आखिरकार सभी इस बात पर सहमत हो जाते हैं और एक नई सुनवाई का ऐलान कर दिया जाता है। जब मिस्टर हान को यह बात पता चलती है तो वह वाइस प्रिंसिपल से कहते हैं कि छात्रों पर सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन वाइस प्रिंसिपल ऐसा करने से मना कर देते हैं। ये सुनते ही मिस्टर हान उन्हें उसी समय नौकरी से निकाल देते हैं। उनका कहना होता है कि छात्रों को अपनी मर्जी से ट्रायल चलाने देने की वजह से स्कूल को पहले ही बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। उधर जुनियांग के घर में उसकी माँ की तबीयत फिर से खराब हो जाती है। वह घर छोड़ने का फैसला कर लेती हैं, लेकिन तभी जुनियांग कहता है कि घर छोड़कर वह जाएगा। दोनों अपना सामान पैक करने लगते हैं। उसकी माँ पूछती है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, उसे तो माफी मांगनी चाहिए। जुनियांग कहता है कि जब उसने कुछ गलत किया ही नहीं तो माफी किस बात की मांगे। उसकी माँ गुस्से में उसे निकम्मा कह देती है। यह सुनकर जुनियांग का गुस्सा फूट पड़ता है। वह कहता है कि असली समस्या वह नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई था, जिसकी मौत का दोष उसकी माँ हमेशा उसी पर डालती रही है। यह बात सुनकर उसकी माँ बेहद दुखी हो जाती हैं। तभी उसके पिता वहां पहुंच जाते हैं। जुनियांग कहता है कि कभी कभी उसे भी अपने भाई की तरह मर जाने का मन करता है, क्योंकि कम से कम उसका भाई तो इस दर्द से आजाद हो गया। वह कहता है कि असली सजा तो उसे मिली है, जो आज भी इस नरक जैसी जिंदगी में जी रहा है। इतना कहकर वह घर से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद उसके पिता उसके पीछे बाहर आते हैं। तब जुनियांग उन्हें सच बता देता है कि एक समय ऐसा भी आया था जब उसने अपनी जान देने की कोशिश की थी, लेकिन उसके एक दोस्त ने उसे रोक लिया था। जुनियांग जीहून के घर पहुंचता है। वहां उसकी नजर जीहून के बैग पर पड़ती है। अचानक उसे उस रात की घटना याद आ जाती है। उसे एहसास होता है कि यह वही बैग है जो उसने घटना वाली रात वहां मौजूद एक लड़के के पास देखा था। तभी जुनियांग समझ जाता है कि उस रात जीहून भी घटनास्थल पर मौजूद था, लेकिन फिलहाल वो यह बात जीहून को नहीं बताता। दूसरी ओर सियोयान के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। उसे रिपोर्टर पार्क की वह बात याद आती है कि वह सेंटिनल की जांच करेगा। इसी वजह से वह डिटेक्टिव ओ से मिलने पहुंचती है। रिपोर्टर पार्क बताता है कि उन्होंने सेंटिनल की जांच तो की थी, लेकिन उसके पीछे कौन है ये नहीं बता सकते। वह कहता है कि पहले उसे लगता था कि जंगपा उसका साथ दे रहा है,
लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे कोई उसे कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रहा है। वह सियो यान को चेतावनी देता है कि सेंटिनल पर जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करना। यह सुनने के बाद सियो वहां से चली जाती है। इधर स्कूल में सियो यान के सभी दोस्तों को निलंबित कर दिया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि अगर वे एक हफ्ते तक स्कूल नहीं आए तो उन्हें हमेशा के लिए स्कूल से निकाल दिया जाएगा। स्टूडेंट एडवाइजर उन्हें नया नियम दिखाता है जो अब स्कूल की नियमावली में भी जोड़ दिया गया था। ये देखकर सभी छात्र परेशान हो जाते हैं क्योंकि इसका सीधा असर उनके विश्वविद्यालय में दाखिले पर पड़ सकता था। सियो यान अपने माता पिता को निलंबन की पूरी बात बताती है, लेकिन उसके माता पिता उसका साथ देते हैं। सियो कहती है कि जब तक सू की मौत के पीछे की पूरी सच्चाई सामने नहीं आ जाती तब तक यह लड़ाई खत्म नहीं होगी। उसके माता पिता भी उसके फैसले का समर्थन करते हैं। इसके बाद सियो यान जीहून से स्कूल के इस व्यवहार के बारे में सवाल करती है। वह पूछती है कि दोनों स्कूल एक ही संस्था के अधीन हैं, फिर जीहून के स्कूल में ऐसे नियम क्यों लागू नहीं किए जा रहे। मिस्टर हान इस सवाल पर चुप रह जाते हैं। ये देखकर सियो यान निराश हो जाती है। वह कहती है कि अगर उन्हें सच में कुछ नहीं पता तो फिर उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। इतना कहकर वह वहां से जाने लगती है। जीहून उसके पीछे जाता है और पूछता है कि क्या वो अब भी ट्रायल जारी रखेगी। सियो यान बिना झिझक कहती है कि हाँ, चाहे उसे यह लड़ाई अकेले ही क्यों न लड़नी पड़े। उधर घर पहुंचकर जीहून अपने पिता से निलंबन का फैसला वापस लेने की बात करता है, लेकिन मिस्टर हान कहते हैं कि वह कुछ नहीं कर सकते। ये आदेश उनसे भी ऊपर से आया है। जीहून पूछता है कि अगर दोनों स्कूल एक ही संस्था के अधीन हैं, तो फिर उसके स्कूल में यही नियम क्यों लागू नहीं किए गए। मिस्टर हान कहते हैं कि दोनों स्कूल अलग हैं। जीहून जवाब देता है कि अगर उसके दोस्तों को स्कूल से निकाला गया तो वह भी खुद स्कूल छोड़ देगा। वह कहता है कि अगर उसके दोस्तों को दोषी माना जा रहा है तो वह भी उतना ही दोषी है। वह बिना बताए कई बार स्कूल से गायब रहा, लेकिन उसके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद वह कहता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह सबको बता देगा कि वह एक ऐसे आदमी का बेटा है जिसने अपनी पत्नी की जान ले ली थी, और शायद तभी लोग उसे भी चुप कराने की कोशिश करेंगे। मिस्टर हान समझ जाते हैं कि जीहून जानबूझकर उन्हें उकसा रहा है। जीहून उन पर आरोप लगाता है कि वह दूसरों की नहीं, सिर्फ अपनी सुरक्षा की चिंता करते हैं। वह पूछता है कि क्या उन्हें सच में लगा था कि सू सारी बातें हमेशा छिपा कर रखेगा। मिस्टर हान कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अगली सुनवाई में जरूर जाएंगे। जीहून वहां से चला जाता है। बाथरूम में पहुंचकर उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसे वह दिन याद आता है जब सू ने उससे कहा था कि एक दिन उसे अपने पिता की सच्चाई सबको जरूर बतानी चाहिए। दूसरी ओर सियो यान और उसके दोस्त अब भी ट्रायल जारी रखने के लिए पूरी तरह तैयार थे। इसी बीच मिस्टर हान सियो यान को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। इसके बाद कहानी फिर अतीत में चली जाती है। मिस्टर हान और जीहून एक रेस्तरां में साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तभी जीहून उनसे कहता है कि पिछले कुछ समय से सू का व्यवहार काफी बदल गया है। वह हमेशा परेशान रहता है, सबसे दूर दूर रहता है और हर समय किसी गहरी चिंता में डूबा दिखाई देता है। इसके बाद मिस्टर हान सू से मिलने जाते हैं। सू उनसे कहता है कि जीहून अब उनके बारे में लगभग सब कुछ जान चुका है। उसे यह भी पता है कि मिस्टर हान ने ही उसे पाला पोसा और उसकी परवरिश की, लेकिन अब वह जीहून को पूरी सच्चाई बताना चाहता है। यह सुनते ही मिस्टर हान घबरा जाते हैं। वह सू से हाथ जोड़कर ऐसा न करने की विनती करते हैं। वह कहते हैं कि अगर जीहून को यह सब पता चला तो उसके पुराने घाव फिर से ताजा हो जाएंगे और वह खुद को संभाल नहीं पाएगा। लेकिन सू कहता है कि अब वह और चुप नहीं रह सकता। उसे जीहून के लिए बहुत बुरा लगता है क्योंकि जीहून आज भी यही समझता है कि उसका पिता लोगों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ता है, जबकि सच यह है कि वह लोगों की जिंदगी को अपने फायदे के लिए मोड़ता है। यह सुनते ही मिस्टर हान अपना आपा खो बैठते हैं। वह गाड़ी से उतरते हैं और गुस्से में सू के गाल पर थप्पड़ मार देते हैं। वह चिल्लाकर कहते हैं कि सू इंटरनेट की दुनिया में खोया हुआ एक भ्रमित लड़का है, वह जीहून जैसा बिल्कुल नहीं है। फिर वह उसे चेतावनी देते हैं कि आज के बाद वह जीहून से दूर रहे। इतना कहकर वह वहां से चले जाते हैं। कहानी फिर वर्तमान में लौट आती है। जीहून अपने शिक्षक से मिलता है। वह कहता है कि अब वह खुद गवाह बनकर पूरी सच्चाई बताएगा, चाहे उसमें उसके अपने बारे में ही क्यों न हो। साथ ही वह यह भी घोषणा करता है कि अब वह इस ट्रायल में वकील की भूमिका नहीं निभाएगा। अगले दिन नई सुनवाई की तैयारी शुरू होती है। सियो यान अपने गवाहों की सूची अदालत में जमा कर देती है, लेकिन स्कूल ने उसी समय अतिरिक्त कक्षाएं रख दी थीं, इसलिए ज्यादातर छात्र वहां मौजूद नहीं होते। फिर भी जज सुनवाई शुरू करने का फैसला करते हैं। वह घोषणा करते हैं कि इस बार किसी आरोपी पर नहीं बल्कि सिर्फ सू की मौत की असली वजह पर चर्चा होगी। सबसे पहले उनके शिक्षक गवाही देते हैं। वह बताते हैं कि उनका सू के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था। सू अक्सर अपनी बातें उनसे साझा करता था।
वह कभी अकेला नहीं था। असल में उसे ऑनलाइन दुनिया में ज्यादा अपनापन महसूस होता था। फिर वह एक ऐसा सच बताते हैं जिसे सुनकर पूरी कक्षा हैरान रह जाती है। वह बताते हैं कि सेंटिनल चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद सू था। यह सुनकर सभी छात्र एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। सियो यान पूछती है कि अगर सू अब इस दुनिया में नहीं है तो सेंटिनल अब भी कैसे चल रहा है। शिक्षक बताते हैं कि अब सू का एक दोस्त उसे संभाल रहा है। जब उनसे पूछा जाता है कि सू ने अपनी पहचान सबसे छिपाकर क्यों रखी, तो वह बताते हैं कि उसे डर था कि अगर लोगों को सच पता चला तो वे उससे निराश हो जाएंगे। शिक्षक यह भी बताते हैं कि सू के पास स्कूल से जुड़ी बहुत संवेदनशील जानकारी थी। इसी वजह से उसे दूसरे स्कूल भेजने की तैयारी भी चल रही थी। सियो यान पूछती है कि क्या इसका संबंध लैब में हुई लड़ाई से था, लेकिन शिक्षक बताते हैं कि यह सब उस घटना से कई महीने पहले ही शुरू हो चुका था। यह सुनने के बाद और भी छात्र आगे आते हैं और ट्रायल में शामिल होने का फैसला करते हैं। इसके बाद सियो यान उस वाइस प्रिंसिपल को गवाही के लिए बुलाती है जिसने पहले अदालत में सच बोलने का वादा किया था। वह उनसे उस पोस्ट के बारे में सवाल पूछती है जिसकी वजह से सू और स्कूल के बीच विवाद शुरू हुआ था। वाइस प्रिंसिपल बताते हैं कि वह पोस्ट अवैध दाखिलों की सूची से जुड़ी एक तस्वीर थी। सू ने उसे इंटरनेट पर डाल दिया था, हालांकि वह सिर्फ ऊपर वाला दस्तावेज था, पूरी फाइल नहीं। उस पोस्ट के बाद फाउंडेशन ने सू को स्कूल से हटाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। सियो यान पूछती है कि क्या इसके कोई सबूत है। वाइस प्रिंसिपल कहते हैं कि उनके पास कोई सीधा सबूत नहीं है, लेकिन उन्हें अच्छी तरह याद है कि उस पोस्ट पर VIP लिखा हुआ था। वह बताते हैं कि असली परेशानी लैब में हुई लड़ाई से पहले ही शुरू हो चुकी थी। फाउंडेशन पहले से ही सू को स्कूल से निकालना चाहता था और बाद में हुई लड़ाई उन्हें सिर्फ एक बहाना मिल गया। यह सुनकर जीहून खुद को संभाल नहीं पाता। वह गुस्से में पूछता है कि आखिर यह आदेश किसने दिया था। तब पता चलता है कि यह आदेश लीगल टीम के प्रमुख मिस्टर हान ने दिया था। जीहून तुरंत उन पर पिछले ट्रायल में झूठ बोलने का आरोप लगाता है। वाइस प्रिंसिपल भी मान लेते हैं कि उन्होंने पिछली सुनवाई में पूरी सच्चाई नहीं बताई थी, लेकिन जीहून अब उनकी किसी बात पर भरोसा नहीं करता। वह गुस्से में वहां से चला जाता है। रास्ते में उसे सू के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं। तभी उसे एहसास होता है कि सू उससे कुछ बहुत जरूरी बात कहना चाहता था। इसी दौरान उसकी नजर उसी बुजुर्ग पर पड़ती है जो सार्वजनिक टेलीफोन बूथ के पास मिला था। तभी जीहून को याद आता है कि उस रात फोन पर बात करने वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि वह खुद था। कुछ समय बाद सियो यान के कहने पर मिस्टर हान गवाही देने के लिए अदालत में आते हैं। जीहून उनसे खुद सवाल करना चाहता है, लेकिन सियो यान उसे इसकी अनुमति नहीं देती। मिस्टर हान शपथ लेने के बाद गवाही देना शुरू करते हैं। उनसे पूछा जाता है कि क्या वह सू को जानते थे। वह जवाब देते हैं कि हाँ, लेकिन वह यह मानने से इनकार कर देते हैं कि उन्होंने कभी सू को स्कूल से निकालने की कोशिश की थी। वह सारा दोष नौकरी से निकाले जा चुके वाइस प्रिंसिपल पर डाल देते हैं और कहते हैं कि वही झूठ बोल रहे हैं। फिर उनसे पूछा जाता है कि क्या उन्हें पता था कि सेंटिनल चलाने वाला सू ही था। मिस्टर हान मान लेते हैं कि उन्हें यह बात पहले से पता थी। वह बताते हैं कि बिना नाम वाले पोस्ट से कानूनी परेशानी हो सकती थी, इसलिए उन्होंने गुप्त रूप से सू की जांच करवाई थी। इसके बाद उनसे VIP दाखिले की सूची के बारे में पूछा जाता है, लेकिन वह साफ कहते हैं कि उन्हें ऐसी किसी सूची की कोई जानकारी नहीं है। साथ ही वह सबूत दिखाने की मांग करते हैं। तभी जीहून सेंटिनल अकाउंट में लॉगिन करता है और वहां मौजूद पोस्ट सबके सामने दिखाता है। वह कहता है कि यही असली VIP सूची है, लेकिन मिस्टर हान उसे एक साधारण कागज बताकर टाल देते हैं। वह कहते हैं कि ऐसा कागज तो कोई भी बना सकता है। साथ ही वह दोबारा दावा करते हैं कि उन्होंने कभी सू को स्कूल से निकालने का आदेश नहीं दिया। जीहून उन्हें उनकी शपथ की याद दिलाता है, लेकिन इसके बावजूद मिस्टर हान कहते हैं कि वह सच ही बोल रहे हैं। यह सुनकर जीहून का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वह चुपचाप अदालत से बाहर चला जाता है। बाहर सियो यान की मुलाकात फिर उसी बुजुर्ग से होती है। बुजुर्ग बताते हैं कि उस रात फोन पर रोते हुए बात करने वाला लड़का जीहून ही था। अब सियो यान समझ जाती है कि जीहून उनसे कोई बहुत बड़ी बात छिपा रहा है। बाद में टीम की बैठक होती है। सियो यान कहती है कि कल इस मामले का फैसला होना ही चाहिए। वह यह भी बताती है कि अब उसे पता चल चुका है कि उस रात फोन किसने किया था। वह कहती है कि अगली सुनवाई में उसी व्यक्ति को आखिरी गवाह के रूप में बुलाया जाएगा। जीहून उससे सिर्फ एक दिन का समय मांगता है ताकि वह पूरी तैयारी कर सके। उधर जुनियांग के पिता उसे अपने साथ बाहर ले जाते हैं। वह अफसोस जताते हैं कि उन्हें कभी यह समझ ही नहीं आया कि उनका बेटा किन हालात से गुजर रहा था। आखिरकार दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो जाती हैं और दोनों एक दूसरे को समझ लेते हैं। अगले दिन आखिरी सुनवाई शुरू होती है। सभी उस समय हैरान रह जाते हैं जब सियो यान गवाह के बजाय जीहून को आरोपी के रूप में अदालत में बुलाती है। वह कहती है कि जीहून शुरू से इस पूरे मामले का हिस्सा था,
इसलिए अब उसे पूरी सच्चाई बतानी होगी। जीहून बिना कुछ कहे आगे आता है। फिर वह स्वीकार करता है कि जिस रात सू की मौत हुई थी उस रात वह उसके साथ स्कूल की छत पर मौजूद था। यह सुनते ही पूरा हॉल सन्न रह जाता है। सियो यान पूछती है कि वह खुद पर कौन सा आरोप स्वीकार करता है। जीहून शांत आवाज में जवाब देता है, सू की मौत का। इसके बाद सियो यान उससे पूछती है कि क्या उसी रात स्टेशनरी की दुकान के पास वाले सार्वजनिक फोन से उसी ने कॉल किए थे। जीहून सिर हिलाकर हाँ कहता है। वह मान लेता है कि उस रात किए गए 5 फोन उसी ने सू को किए थे। फिर वह पूरी बात बताता है। वह कहता है कि उसने सू से एक वादा किया था। उस वादे के मुताबिक वह कुछ खास जगहों पर जाएगा और हर जगह से सार्वजनिक फोन के जरिए उसे कॉल करेगा। वे जगहें यूं ही नहीं चुनी गई थीं। उन सभी का उसके अतीत से गहरा रिश्ता था। जीहून बताता है कि 11 साल पहले उसके पिता ने उसकी मां की जान ले ली थी। जिन जिन जगहों पर वह गया वे सभी उसी दर्दनाक घटना से जुड़ी हुई थीं। इसके बाद जीहून अपने अतीत के बारे में खुलकर बताना शुरू करता है। वह कहता है कि बाद में मिस्टर हान ने उसे गोद लिया। उन्होंने उसे प्यार दिया, सहारा दिया और हर वह चीज दी जिसकी उसे जरूरत थी। लेकिन बचपन की वह घटना वह कभी नहीं भूल पाया। उसकी दर्दनाक यादें हमेशा उसका पीछा करती रहीं। वह सामान्य जिंदगी नहीं जी पा रहा था। उसे नींद न आने की समस्या रहने लगी। मिडिल स्कूल के समय उसके मन में कई बार अपनी जान देने के विचार भी आए। आखिरकार उसका इलाज कराने के लिए उसे एक मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं उसकी पहली मुलाकात सू से हुई थी। यहीं से दोनों की दोस्ती शुरू हुई। सियो यान फिर उससे उन जगहों के बारे में पूछती है जहां से उसने फोन किए थे। जीहून दोबारा बताता है कि हर जगह उसके अतीत के किसी दर्द से जुड़ी हुई थी। फिर वो बताता है कि एक दिन सेंटिनल अकाउंट के जरिए सू ने उससे संपर्क किया था। उस संदेश में सू ने उससे कहा था कि वो एक खास सार्वजनिक फोन से उसे कॉल करे। जीहून ने बिल्कुल वैसा ही किया। फोन पर सू ने उससे कहा कि उसे जीने के लिए कोई एक वजह चाहिए। जीहून ने जवाब दिया कि वह उसे जरूर वह वजह देगा, लेकिन उसे थोड़ा समय चाहिए। जीहून बताता है कि वह सू को उम्मीद देना चाहता था। वह उसे यह दिखाना चाहता था कि दर्द, डर और अकेलेपन से भरी जिंदगी जीने के बाद भी वह आज तक जी रहा है। इसलिए सू भी हार माने बिना आगे बढ़ सकता है। उसका मकसद सिर्फ इतना था कि सू अपना फैसला बदल दे और जीने की हिम्मत जुटा ले। इसके बाद जीहून उन सभी जगहों पर जाता है। हर जगह से वह सू को फोन करके यही कहता है कि वह ठीक है, लेकिन सच यह था कि हर कॉल के साथ वह अंदर से और ज्यादा टूटता जा रहा था। आखिर में वह उस जगह पहुंचता है जहां उसकी मां की तस्वीर लगी हुई थी। वहीं उसका सब्र टूट जाता है। कांपती हुई आवाज में वह पहले कहता है कि वह ठीक है, लेकिन अगले ही पल सच स्वीकार कर लेता है कि वह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके बाद सू उसे स्कूल की छत पर आने के लिए कहता है। ज्यूरी ने भी बताया था कि उस रात उसने एक लड़के को मुख्य इमारत की तरफ भागते हुए देखा था। वह लड़का जीहून ही था। जीहून बताता है कि जब वह छत पर पहुंचा तब सू पहले से ही रेलिंग पर बैठा हुआ था। उसने बहुत कोशिश की कि सू नीचे उतर आए, लेकिन सू ने मना कर दिया। सू कहता है कि अब उसे अपने आसपास की हर चीज से नफरत होने लगी है। अब अगर कोई उससे कुछ भी कहे तो शायद वह बिना सोचे उस पर विश्वास कर लेगा। वह कहता है कि अगर यह सब उसके पिता के अतीत से भी जुड़ा हो तब भी वह सच जानना चाहता है। उसे नहीं पता कि उसके पिता उससे कौन कौन से राज छिपा रहे हैं। जीहून पूछता है कि इन सब बातों का उससे या उसके पिता से क्या संबंध है। भावनाओं में बहकर वह खुद को बेकार इंसान कहने लगता है। वह कहता है कि उसे अपने पिता से भी नफरत है और खुद से भी। पूरी तरह टूट चुका जीहून आखिरकार कह देता है कि अब वह सू को रोकने की कोशिश नहीं करेगा। अगर वह सच में मरना चाहता है तो उसकी मर्जी। तभी सू पीछे हटते हुए चिल्लाता है कि अगर जीहून वहां से चला गया तो वह कूद जाएगा। जीहून कुछ पल रुकता है, फिर टूटे हुए मन से कह देता है कि अगर सू सच में यही चाहता है तो ठीक है। इतना कहकर वह वहां से भाग जाता है। वह सीढ़ियों से नीचे उतर जाता है। उसे नहीं पता था कि उसके जाने के बाद सू क्या करेगा। अगले दिन बेचैनी में वह दोबारा वहां लौटता है। दूर से उसकी नजर फूलों की क्यारी में पड़े सू पर पड़ती है। जब सियो यान उससे पूछती है कि वह पास जाकर देखने क्यों नहीं गया तो जीहून कहता है कि वह बहुत डर गया था। उसे डर था कि कहीं वह सचमुच सू ही न हो। जब उससे पूछा जाता है कि क्या सू ने खुद छलांग लगाई थी तो जीहून जवाब देता है हाँ। वह कहता है कि वह न तो उसे रोक सका और न ही उसे गिरते हुए देख पाया। यह सब सुनकर सभी स्तब्ध रह जाते हैं। फिर कोई पूछता है कि वह आज इतने समय बाद यह सब क्यों बता रहा है। जीहून बताता है कि उसने यह ट्रायल 2 वजहों से शुरू किया था। पहली वजह यह थी कि वह वू युग पर लगा झूठा आरोप हटाना चाहता था, लेकिन उससे भी बड़ी वजह यह थी कि वह सू की मौत के पीछे की असली सच्चाई जानना चाहता था। जीहून कहता है कि उसे लगता था कि सू गहरे मानसिक तनाव से गुजर रहा था, लेकिन वह सच में मरना नहीं चाहता था। सेंटिनल चलाना उसे खुशी देता था। दूसरों की मदद करके उसे जीने का मकसद मिलता था। उसके अपने सपने थे, अपने शौक थे, लेकिन स्कूल में हुई एक लड़ाई के बाद उसे उपद्रवी घोषित कर दिया गया और स्कूल से निकाल दिया गया। तभी जीहून को शक हुआ कि स्कूल के अंदर जरूर कुछ ऐसा हुआ है जिसने सू को पूरी तरह तोड़ दिया।
इसी सच्चाई तक पहुंचने के लिए उसने यह पूरा ट्रायल चलाया, लेकिन अब उसे लगता है कि वह इसमें भी असफल रहा। जब उससे आखिरी सवाल पूछा जाता है कि उसके मन में उस समय क्या चल रहा था, तो जीहून कहता है कि सू की मौत के बाद उसके मन में भी कई बार अपनी जान देने के विचार आए, लेकिन उसने यह बात कभी किसी से नहीं कही, यहाँ तक कि सू से भी नहीं। उसे आज भी इस बात का पछतावा है कि उस रात वह सू को रोकने के बजाय वहां से चला गया। उसे लगता है कि अगर उसने उस रात कुछ भी कर लिया होता तो शायद आज सू जिंदा होता। इतना कहकर जीहून चुप हो जाता है और फैसले का इंतजार करने लगता है। तभी जुनियांग खड़ा हो जाता है। वह कहता है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वह बताता है कि जिस सुबह सू मिला था उसने दूर से जीहून को देखा था। जीहून लगातार रो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह दिल से यही चाहता हो कि काश सू अब भी जिंदा होता। इसके बाद सियो यान एक बार फिर मिस्टर हान को गवाही के लिए बुलाती है। इस बार वह उनसे सख्ती से सवाल करती है। आखिरकार मिस्टर हान टूट जाते हैं। वह स्वीकार करते हैं कि सू की मौत के लिए जीहून बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं था। असल दोषी वह खुद हैं। वह मान लेते हैं कि पिछली सुनवाई में उन्होंने झूठ बोला था क्योंकि उन्हें डर था कि उनका सच सामने आ जाएगा। इसके बाद वह स्कूल का सबसे बड़ा राज सबके सामने खोल देते हैं। वह बताते हैं कि स्कूल में एक गुप्त वीआईपी सूची रखी जाती थी। उसमें उन छात्रों के नाम होते थे जिन्हें योग्यता से नहीं बल्कि भारी दान लेकर दाखिला दिया जाता था। उनके लिए नकली रिकॉर्ड बनाए जाते थे, झूठी उपलब्धियां दिखाई जाती थीं और उनकी गलतियों तक को छिपा दिया जाता था। सू को इस पूरे खेल का पता चल गया था। उसने इसकी तस्वीरें भी सबूत के तौर पर पोस्ट कर दी थीं। इसी वजह से स्कूल उसे चुपचाप दूसरे स्कूल भेजना चाहता था, लेकिन जब सू ने मना कर दिया तो उसे स्कूल से निकालने का फैसला कर लिया गया। सू की मौत से एक रात पहले उसकी मिस्टर हान से तीखी बहस हुई थी। मिस्टर हान ने उसे बुरी तरह डांटा और डराने की कोशिश की ताकि वह दोबारा इस मामले में दखल न दे। जब उनसे पूछा जाता है कि आखिर सू की मौत क्यों हुई, तो मिस्टर हान जवाब देते हैं क्योंकि स्कूल और फाउंडेशन अपनी सारी भ्रष्ट गतिविधियों को छिपाना चाहते थे और सू उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका था। आखिर में अपराध बोध से टूटकर मिस्टर हान खुद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। इसके बाद पुलिस स्कूल के अध्यक्ष और फाउंडेशन से जुड़े बाकी लोगों को भी गिरफ्तार कर लेती है। अंत में ज्यूरी अपना फैसला सुनाती है। जीहून को सभी आरोपों से बरी कर दिया जाता है। इसके बाद जज घोषणा करते हैं कि इस पूरे मामले में दोषी स्कूल और उसका प्रशासन है। यही फैसला सुनाकर अदालत की कार्यवाही समाप्त कर दी जाती है और इसी के साथ इस कहानी का अंत यहीं होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई और शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।